हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी संश्लेषित बहुलक। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बहुलक किसे कहा जाता है। बहुलक जो होते हैं वो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले यानी कि उच्च अणुभार वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि कम अणुभार वाले छोटे अणुओं या छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनते हैं। ये जो छोटे अणु हैं जिनके जुड़ने से आपका पॉलीमर बनता है, इन छोटे अणुओं को मोनोमर्स कहा जाता है। वैसे तो कई नेचुरल पॉलीमर्स हैं जैसे कि सेल्यूलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, रबर है, रेजिन है और बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हैं जिनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि सिंथेटिक रबर, फाइबर्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, यानी कि अगर हमको पॉलीमराइजेशन डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अनेक समान या असमान अणु संयोग करके बड़े अणु बनाते हैं उसे हम बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहेंगे। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स, जो मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाने वाले हैं वो मोनोमर्स सेम भी हो सकते हैं और एक से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एथीन का बहुलीकरण करें तो हमको पॉलीएथीन प्राप्त होता है। ये बहुलीकरण का ही एक एग्जाम्पल है। बहुलीकरण का अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो उसका वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं। ये देखिए आपके सामने, बहुलीकरण मुख्यतः 3 प्रकार का है। पहला है योगात्मक बहुलीकरण जिसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दूसरा है संघनन बहुलीकरण जिसे हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और तीसरा है सह बहुलीकरण जिसे को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है और इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हैं। जैसे योगात्मक बहुलीकरण जो है वो 3 प्रकार की क्रिया विधि द्वारा संपन्न हो सकता है। मैकेनिज्म इसका 3 तरह का हो सकता है। पहला मैकेनिज्म है मुक्त मूलक क्रिया विधि या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकंड है धनायनिक क्रिया विधि या फिर कैटायोनिक मैकेनिज्म। और थर्ड है ऋणायनिक क्रिया विधि या फिर एनायनिक मैकेनिज्म। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 तरह का हो सकता है बहुलीकरण का। प्रत्येक मैकेनिज्म में, प्रत्येक क्रियाविधि में 3 स्टेप्स हैं। जैसे कि पहली जो क्रियाविधि है वो है मुक्त मूलक क्रियाविधि। ये 3 पदों में पूरी होती है। पहला है श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद यानी कि चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा है श्रृंखला संचरण पद यानी कि चेन प्रोपिगेशन स्टेप। तीसरा है श्रृंखला समापन पद यानी कि चेन टर्मिनेशन स्टेप। यही 3 स्टेप्स यहाँ पर भी होंगी धनायनिक क्रियाविधि में और यही 3 स्टेप्स यहाँ पर भी होंगी ऋणायनिक क्रियाविधि में। तो ये जो तीनों मैकेनिज्म्स हैं योगात्मक बहुलीकरण के, इन तीनों में अभिक्रिया संपन्न होती है 3 पदों में, जो कि ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है संघनन बहुलीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें मोनोमर्स आपस में संघनित होकर जब बड़ा अणु बनाते हैं, जब पॉलीमर बनाते हैं, तो कोई एक छोटा मॉलिक्यूल इस संघनन के दौरान निकल जाता है। प्रत्येक संघनन यानी कि 2 मोनोमर जुड़े तो एक डाइमर बनते समय एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। फिर 3 मोनोमर जुड़े तो एक और छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जो छोटा मॉलिक्यूल संघनित होकर बाहर निकलता है वो जल का हो सकता है, मीथेनॉल का हो सकता है। इस प्रकार के कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस अभिक्रिया में संघनित होकर बाहर निकल जाते हैं। अगला है सह बहुलीकरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस पॉलीमराइजेशन में असमान मोनोमर्स यूज करते हैं। असमान मोनोमर्स से मिलकर जब कोई पॉलीमर बनता है, यानी कि 2 एक जैसे मोनोमर्स नहीं हैं इस अभिक्रिया में, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के
जो मोनोमर्स हैं वो जुड़कर जब कोई पॉलीमर बनाते हैं तो उसे सहबहुलीकरण कहा जाता है। सहबहुलीकरण को पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं हम 4 तरीके से, यानी कि 4 प्रकार के कोपॉलीमर्स बन सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। पहला पॉलीमर जो इस अभिक्रिया द्वारा बन सकता है वो है ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स। दूसरा जो बन सकता है, दूसरे प्रकार के जो कोपॉलीमर्स हैं वो हैं ब्लॉक कोपॉलीमर्स, और तीसरे हैं रैंडम कोपॉलीमर्स, और चौथे हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। तो ये टाइप ऑफ पॉलीमर्स जो कोपॉलीमराइजेशन द्वारा बनाए जा सकते हैं। चूँकि पॉलीमराइजेशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और तीसरा है कोपॉलीमराइजेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन की, यानी कि योगात्मक बहुलीकरण की। ये केवल असंतृप्त अणुओं में होता है, असंतृप्त मोनोमर्स में होता है, और हम जानते ही हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें योगात्मक अभिक्रियाएं आराम से होती हैं, जैसे कि एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं। तो यहाँ पे भी योगात्मक अभिक्रिया ही होने वाली है, लेकिन ये 3 तरह से हो सकती है। इसकी क्रियाविधि 3 प्रकार की हो सकती है। तो पहला मैकेनिज्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल जो क्रियाविधि है उस पर बात करते हैं। 3 पदों में होगी ये, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इसका है चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी कि श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए यहाँ हमको परऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हम पॉलीमराइजेशन की पूरी करवाएंगे। चूँकि परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए वो हीट या सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। तो परऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में हीट या सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ये समांश विखंडन होगा, यानी कि होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चला जाएगा बॉन्ड का, और इस प्रकार से 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इस फ्री रेडिकल में से CO2 निकल जाएगी, और फिर एक फाइनल फ्री रेडिकल जो हमको प्राप्त होगा वो है फिनाइल फ्री रेडिकल। ये फिनाइल फ्री रेडिकल ही हमारा अभिक्रिया शुरू करने वाला रेडिकल है। एक्चुअल रेडिकल हमारा यही है। तो ये फिनाइल रेडिकल आपके जो मोनोमर है इस अभिक्रिया में हमने लिया है विनाइल हैलाइड, हमारा मोनोमर है, एकलक हमारा ये है, इसी से हम बहुलक बनाने वाले हैं। तो इस पर इस फिनाइल फ्री रेडिकल का अटैक होगा। जब इस फिनाइल फ्री रेडिकल का इस पर अटैक होगा तो इस मोनोमर के पाई बॉन्ड में भी समांश विखंडन हो जाएगा, और इसके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन पर चले जाएंगे। इस कार्बन पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर यहाँ एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, सहसंयोजक बंध, और एक नया फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार से अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। अब अभिक्रिया के अंदर जितने भी विनाइल मोनोमर्स उपस्थित हैं, यानी कि विनाइल जो हमारा विनाइल क्लोराइड हमने लिया है उसके जितने भी अणु उपस्थित हैं वो एक एक करके अगले पद में, यानी कि श्रृंखला संचरण पद में, इस पहले बने हुए प्रथम पद में बने हुए मोनोमर के ऊपर एक एक विनाइल हैलाइड का अणु जुड़ता चला जाएगा। अभी एक जुड़ा हुआ था, अब ये सेकंड अणु आया तो 2 जुड़ गए, तीसरा आया तो 3 जुड़ गए। इस प्रकार से ये बढ़ते चले जाएंगे, और जब तक हमारा सारा विनाइल हैलाइड समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये जुड़ते चले जाएंगे। चेन प्रोपेगेशन स्टेप के बाद जो हमारी अगली स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि श्रृंखला समापन पद। हमने देखा था कि चेन प्रोपेगेशन स्टेप में फाइनली हमारा ये फ्री रेडिकल बना था। इसको हम लिविंग पॉलीमर भी कह सकते हैं। लिविंग पॉलीमर इसलिए क्योंकि इस पर अभी एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है, ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है।
चूँकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अभी और अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ये अंतिम उत्पाद नहीं है। तो अंतिम उत्पाद बनने की 3 प्रक्रियाएं हैं। चेन टर्मिनेशन स्टेप 3 तरह से हो सकती है। पहली है कपलिंग। कपलिंग में क्या होता है कि 2 फ्री रेडिकल्स, एक जैसे 2 फ्री रेडिकल जैसे आमने सामने लिख दिए गए, आमने सामने आ गए, और उन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में अभिक्रिया हो जाएगी और एक सहसंयोजक बन गया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्री रेडिकल और यहाँ से यहाँ तक दूसरा फ्री रेडिकल, ये वाले, इन दोनों की आपस में योग हो जाएगा यहाँ पे और हमारा डेड पॉलीमर बन जाएगा। यानी कि अब इसमें और आगे अभिक्रिया नहीं हो सकती है। फाइनल प्रोडक्ट है ये। अब आता है डिस्प्रपोर्शनेशन, जो कि दूसरा मेथड है चेन टर्मिनेशन का, विसमानुपातीकरण। विसमानुपातीकरण को मैं आपको इस एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये 2 एथिल फ्री रेडिकल्स हैं, दोनों ही पे एक्टिव साइट प्रेजेंट है। यदि एक एथिल फ्री रेडिकल से एक हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र दूसरे पर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा CH2CH2 और ये बन जाएगा CH3CH3। अब ये दोनों डेड हैं, यानी कि इस पर अभी और एक्टिवली अभिक्रिया नहीं की जा सकती है। तो इसी तरह से यही प्रक्रिया, यही हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हम इस वाले बड़े फ्री रेडिकल में भी करवा सकते हैं, जो हमको द्वितीय पद में प्राप्त हुआ था। तो पीछे हमने देखा था कि द्वितीय पद में हमको ये फ्री रेडिकल मिला था, जिसको हम लिविंग फ्री रेडिकल कह रहे थे। इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन द्वारा, ये चूँकि 2 अणु है ना, तो एक अणु से दूसरे अणु में हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक अणु के अंदर ये आ गया CH2CH2 और दूसरे में आ गया CH�AA। तो ये हमारे फाइनल पॉलीमर्स हैं। तीसरा तरीका जो चेन टर्मिनेशन का है वो ये हो सकता है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। यानी कि हमारे जो अंतिम सेकंड स्टेप का जो अंतिम फ्री रेडिकल बना था, उसको यदि कहीं से हाइड्रोजन मिल जाए, अब ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी, ये अशुद्धियाँ जो प्रेजेंट होती है मोनोमर के साथ, इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं, यदि उनमें हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इस फ्री रेडिकल को दिया जा सकता है और ये फ्री रेडिकल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इस पर एक्टिव साइट ख़त्म हो सकती है और जब ये इम्प्योरिटी अपना H इसको दे देगी, समांश विखंडन द्वारा ये H निकलेगा और इधर चला जाएगा, तो ये फिर स्वयं एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो नया फ्री रेडिकल बना है ये फिर से अभिक्रिया को शुरू करने में सहायक हो सकता है इस तरह से। तो ये थी हमारी प्रक्रिया एडिशन पॉलीमराइजेशन की फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।